हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएस कैकर वाईटी। दोस्तों, घटना चक्र संक्षिप्त सामान्य ज्ञान बुक को हम कवर कर रहे थे और इसमें हमने इतिहास और भूगोल, साथ ही राजव्यवस्था और अर्थव्यवस्था को ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया था। तो इस वीडियो में हम विज्ञान को कंप्लीट करेंगे, जिसमें भौतिक विज्ञान को कंप्लीट करने वाले हैं। तो इसमें जो मेन टॉपिक है एक बार देख लीजिए। भौतिक विज्ञान में हम मात्रक भौतिक राशियों को की जो विमाएँ हैं, गति है, बल, कार्य, सामर्थ्य एवं ऊर्जा, गुरुत्वाकर्षण, पृष्ठ तनाव, दाब, तरंग, ध्वनि, ऊष्मा, प्रकाश और विज्ञान की जो प्रमुख शाखाएं हैं उनको देखेंगे। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये वीडियो रहेगा। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो सामान्य विज्ञान में भौतिक विज्ञान से जो 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं वह इसमें आपके कवर हो जाएंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करेंगे। साइंस के अंदर सबसे पहले दोस्तों भौतिक विज्ञान को देखने वाले हैं और भौतिक विज्ञान में पहला हमारा टॉपिक है मात्रक यानी यूनिट्स। तो दोस्तों यूनिट क्या होती है ये हम देखेंगे। तो यूनिट जो है दोस्तों, ये किसी भी भौतिक राशि के मापने के लिए एक मानक की आवश्यकता होती है और इसी भौतिक राशि का मात्रक कहते हैं। यानी कोई भी जो भौतिक राशि है उसको मापने के लिए जिस स्टैंडर्ड की हमें आवश्यकता होती है उसी को हम भौतिक राशि का मात्रक कहते हैं। ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट है, मात्रकों को 2 भागों में विभाजित किया जाता है, मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक। मूल मात्रक पहले हम देखेंगे मूल मात्रक को। तो मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली में मूल मात्रकों की संख्या 7 है। ध्यान रखिएगा, दिस क्वेश्चन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और कौन कौन से हैं ये कई बार एग्जाम में आ चुके हैं। तो हम इन 7 को देख लेते हैं। तो लंबाई का जो मात्रक है यह है मीटर और इसका प्रतीक है स्मॉल m। द्रव्यमान का मात्रक है किलोग्राम और इसका जो प्रतीक है वह है स्मॉल kg। समय का मात्रक है सेकेंड और s स्मॉल s जो है इसका प्रतीक है, ध्यान रखिएगा। विद्युत धारा का दोस्तों मात्रक है एम्पियर और इसका जो प्रतीक है वह है कैपिटल A। ताप यानी ऊष्मागतिकी का मात्रक है केल्विन। ताप को केल्विन में मापा जाता है SI पद्धति में और इसका कैपिटल K इसका प्रतीक है। पदार्थ का परिमाण, तो पदार्थ का परिमाण का मात्रक होता है मोल और स्मॉल मोल इसका प्रतीक है। ज्योति तीव्रता का मात्रक है दोस्तों कैंडेला और इसका जो प्रतीक है वह है CD। नेक्स्ट हम देखेंगे व्युत्पन्न मात्रक। तो ऐसी सभी भौतिक राशियों के मात्रक जिन्हें मूल मात्रकों के संयोजन से व्यक्त किया जाता है उन्हें हम व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। अब इन सभी व्युत्पन्न मात्रकों को 1 बाय 1 हम देख लेते हैं। तो पहला है समतल कोण। समतल कोण जो है इसका विशिष्ट मात्रक होता है रेडियन। घन कोण का होता है स्टेरेडियन। आवृत्ति का होता है हर्ट्ज। बल का होता है दोस्तों न्यूटन। दाब प्रतिबल का होता है पास्कल और ऊर्जा कार्य ऊष्मा की मात्रा का होता है जूल। नेक्स्ट है शक्ति रेडिएंट फ्लक्स का मात्रक होता है वॉट। विद्युत आवेश का मात्रक होता है कूलाम। वोल्टता या विद्युत विभवांतर का मात्रक होता है वोल्ट। विद्युत धारिता का मात्रक होता है फैराडे। विद्युत प्रतिरोध का मात्रक है ओम। विद्युत चालक का मात्रक है, चालकता का मात्रक है दोस्तों सीमेंस। चुंबकीय फ्लक्स के मात्रक है वेबर और चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का मात्रक है टेस्ला। प्रेरक तत्व जो है उसका मात्रक है हेनरी। तापमान का मात्रक है डिग्री सेल्सियस। ज्योति फ्लक्स का है ल्यूमेन। प्रदीप्ति घनत्व का है फ्लक्स। एक रेडियो न्यूक्लाइड की सक्रियता का मात्रक है बैक्यूरल और अवशोषित विकिरण की मात्रा का मात्रक है ग्रे। विकिरण मात्रा समतुल्य का मात्रक है सीवर्ट और उत्प्रेरण सक्रियता का मात्रक है केटल। तो ये सभी के सभी वेरी इंपॉर्टेंट रहेंगे अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। नेक्स्ट हम देखेंगे मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली। तो वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्य प्रणाली सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट्स है। सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट्स है।
वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्य प्रणाली। प्रकाश वर्ष का दोस्तों प्रयोग अधिक लंबी दूरी को मापने के लिए किया जाता है और एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 × 10⁻15 मीटर के, और एक नॉटिकल मील होता है 1852 मीटर के बराबर होता है। ध्यान रखिएगा, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। नेक्स्ट है मेगावाट। मेगावाट बिजली के मापने की इकाई है जो विद्युत उत्पादन केंद्र में उत्पन्न की जाती है, और 1 मेगावाट बराबर होता है 10⁶ मिलियन वाट के। नेक्स्ट हम देखेंगे क्यूसेक। क्यूबिक फीट पर सेकंड जल प्रवाह की दर मापने की इकाई है। क्यूसेक होता है क्यूबिक फीट पर सेकंड, यानी जल प्रवाह की दर मापने की एक इकाई है, और एक क्यूसेक बराबर होता है 28.317 लीटर प्रति सेकंड। वायुमंडल में ओजोन परत की मोटाई डॉप्सन में मापी जाती है। वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान रखिएगा। जो ओजोन परत की मोटाई है वह डॉप्सन यूनिट में मापी जाती है, और एक डॉप्सन इकाई यानी एक डॉप्सन यूनिट का मान होता है 2.69 × 10⁻20 ओजोन अणु प्रति वर्ग मीटर। नेक्स्ट है बल। फोर्स का सीजीएस पद्धति में मात्रक डाइन होता है। बल का ऐसा ही मात्रक दोस्तों न्यूटन होता है, ध्यान रखिएगा, और 1 न्यूटन बराबर होता है 10⁻10⁶ 10⁵ डाइन के बराबर। गति एवं बल यानी मोशन और फोर्सेस से संबंधित जितने भी चीज़ें वो सब भी हम देखेंगे, जिसमें पहला है अदिश राशियाँ। तो अदिश राशियाँ दोस्तों वे भौतिक राशियाँ हैं जिनमें केवल परिमाण होता है यानी मैग्नीट्यूड होता है तथा दिशा नहीं होती है, जैसे दूरी, आयतन, द्रव्यमान, घनत्व, कार्य, ऊर्जा, समय, ताप, शक्ति, आवेश, आवृत्ति, विभव और चाल इत्यादि। ये सभी क्या होती है? अदिश राशियाँ होती है। और इसी तरह सदिश राशियाँ क्या होती है वो देख लेते हैं। तो सदिश राशियाँ वे भौतिक राशियाँ हैं जिनमें परिमाण तथा दिशा दोनों होते हैं, यानी एक निश्चित डायरेक्शन में ये चलती है या होती है। जैसे आवेग हुआ, विस्थापन, त्वरण, वेग, बल, संवेग, विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय बल क्षेत्र इत्यादि क्या है? ये सभी सदिश राशियाँ हैं। ध्यान रखिएगा, बहुत बार इनके एग्जाम्पल एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे न्यूटन के गति विषयक नियमों को। तो सर आइजैक न्यूटन ने दोस्तों गैलीलियो की धारणाओं के आधार पर गति विषयक निम्न आधारभूत नियमों का प्रतिपादन किया था। और पहला नियम है न्यूटन का, तो न्यूटन का पहला नियम है गति विषयक प्रथम नियम। इस नियम के अनुसार दोस्तों प्रत्येक वस्तु यानी जो पिंड होता है तब तक अपनी विरामावस्था अथवा सरल रेखा में एक समान वेग से गत्यावस्था में रहता है, यानी गति करता रहता है, जब तक कोई बाह्य बल उसे अन्यथा व्यवहार करने के लिए विवश नहीं करता। यानी कोई दूसरा बल उसे जब तक विवश नहीं करता है तब तक वह अपनी विरामावस्था में बना रहता है। ध्यान रखिएगा। गति के इस नियम को जड़त्व का नियम या गैलीलियो का नियम भी कहते हैं। ध्यान रखिएगा, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है कि जड़त्व का नियम न्यूटन का कौन सा नियम है? तो न्यूटन का पहला नियम जड़त्व का नियम या गैलीलियो का नियम कहा जाता है। नेक्स्ट है न्यूटन का गति विषयक द्वितीय नियम। तो सेकंड नियम जो कहता है न्यूटन का, वह कहता है कि किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर, किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की जो दर है वह उस वस्तु पर आरोपित बल के समानुपाती होती है तथा संवेग परिवर्तन बल की दिशा में कार्य करता है या बल की दिशा में होता है। इसी तरह नेक्स्ट है न्यूटन का गति विषयक थर्ड नियम या थर्ड लॉ। इस नियम के अनुसार दोस्तों प्रत्येक क्रिया के समान तथा विपरीत प्रतिक्रिया होती है, इसी कारण इसे क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। इस नियम के अनुसार जब कोई पिंड किसी दूसरे पिंड पर बल लगाता है तो दूसरा पिंड भी जो दूसरा पिंड होता है वह भी पहले पिंड पर उतना ही बल विपरीत दिशा में या उस दिशा में आरोपित करता है जिस दिशा में उसने बल लगाया है।
उदाहरण देख लेते हैं। नाव से कूदने पर नाव का पीछे की ओर तरफ खिसकना। नेक्स्ट हम देखेंगे कार्य, सामर्थ्य एवं ऊर्जा, यानी वर्क, पावर एंड एनर्जी। तो कार्य क्या होता है? तो कार्य वह भौतिक क्रिया है जिसमें किसी वस्तु पर बल लगाकर उसे बल की दिशा में विस्थापित किया जाता है। किया गया कार्य यानी वर्क क्या होता है? बल इंटू विस्थापन। कार्य क्या है? अभी हमने पढ़ा था कार्य क्या है, एक अदिश राशि है, और कार्य का एसआई मात्रक जो हमने पहले पढ़ा था वह क्या है? जूल है। कार्य का एसआई मात्रक है जूल, ध्यान रखिएगा, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। नेक्स्ट है पावर, यानी शक्ति या अथवा सामर्थ्य। तो किसी मशीन अथवा कर्ता के द्वारा, यानी जो कार्य को करता है उस कर्ता के द्वारा कार्य करने की जो दर है उसे सामर्थ्य कहते हैं। तो W बराबर क्या होता है? कार्य अपॉन समय। तो P बराबर W अपॉन T। सामर्थ्य क्या होता है? यानी पावर क्या होती है? एक अदिश राशि है जिसका एसआई मात्रक क्या होता है? जूल प्रति सेकेंड, जिसे वाट में व्यक्त किया जाता है। इसी तरह हम नेक्स्ट देखेंगे गतिज ऊर्जा को, काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है दोस्तों? किसी गतिमान पिंड में उसकी गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहते हैं। v वेग से गतिशील किसी m द्रव्यमान वाले पिंड की गति ऊर्जा 1/2 mv² के बराबर होती है। तो गतिज ऊर्जा क्या होगी? यानी काइनेटिक एनर्जी बराबर 1/2 mv²। बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है इसी तरह स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा किसी वस्तु में उसकी स्थिति अथवा आकृति में परिवर्तन के कारण जो ऊर्जा होती है उसे ही उसकी स्थितिज ऊर्जा कहते हैं, यानी पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। और Pe यानी पोटेंशियल एनर्जी बराबर होता है mgh। उदाहरण देख लेते हैं। तो तनी हुई कमानी की जो ऊर्जा होती है वह एक स्थितिज ऊर्जा होती है, या बांध बनाकर रोके गए जल की जो ऊर्जा होती है वह भी क्या है? स्थितिज ऊर्जा होती है। ऊर्जा रूपांतरण करने वाले कुछ उपकरण हैं जो काफ़ी बार एग्जाम में आते हैं, तो इनको ध्यान रखिएगा। पहला है इलेक्ट्रिक पंखा। तो इलेक्ट्रिक पंखा जो होता है ये विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। विद्युत बल्ब क्या करता है? विद्युत ऊर्जा से ऊष्मा एवं प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित होता है। विद्युत सेल रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में बदलता है। मोमबत्ती जो है ये रासायनिक ऊर्जा से प्रकाश व ऊष्मा ऊर्जा में बदलती है। फोटो इलेक्ट्रिक सेल जो है ये प्रकाश ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में बदलता है। इसी तरह डायनामो जो है, डायनामो यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है। लाउड स्पीकर दोस्तों विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करता है, और सितार जो है ये यांत्रिक ऊर्जा से ध्वनि ऊर्जा में रूपांतरित होता है। नेक्स्ट है स्टीम इंजन। तो स्टीम इंजन जो है ये ऊष्मा ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। टरबाइन का चलना यांत्रिक ऊर्जा से वैद्युत ऊर्जा में बदलना। प्रकाश संश्लेषण सौर ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन। विद्युत जनरेटर जो है ये यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है। विद्युत मोटर दोस्तों विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन करता है, और डीजल इंजन जो है ये रासायनिक ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। नेक्स्ट हम देखेंगे गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटेशनल फोर्स। तो गुरुत्व क्या होता है? ग्रेविटी। तो गुरुत्व से आशय उस आकर्षण बल से है जिससे पृथ्वी किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर खींचती है। गुरुत्वीय बल को G यानी स्मॉल g से प्रदर्शित करते हैं। पृथ्वी पर G का मान यानी गुरुत्व का मान होता है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। G के मान में परिवर्तन। तो G के मान में परिवर्तन देखेंगे अब। पृथ्वी के ध्रुवों यानी पोल्स पर G का मान अधिकतम तथा भूमध्य रेखा पर सबसे कम होता है, ध्यान रखिएगा, काफ़ी बार एग्जाम में आ चुका है। लिफ्ट में पिंड का भार यानी वेट ऑफ ए बॉडी इन लिफ्ट। जब लिफ्ट नीचे की ओर यात्रा करती है तो लिफ्ट में स्थित पिंड का भार घटता हुआ प्रतीत होता है, लेकिन जब लिफ्ट ऊपर की ओर यात्रा करती है तो लिफ्ट में स्थित पिंड का भार बढ़ता हुआ प्रतीत होता है। पलायन वेग यानी एस्केप वेलोसिटी क्या होती है?
तो एस्केप वेलोसिटी दोस्तों पलायन वेग वह न्यूनतम वेग है जिससे किसी पिंड को पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर फेंकने पर पिंड पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र को पार कर जाता है तथा पृथ्वी पर वापस नहीं आता है। इसे ही पलायन वेग कहते हैं। दोस्तों पृथ्वी के लिए पलायन वेग का जो मान होता है वह होता है 11.2 किलोमीटर पर सेकंड, यानी पृथ्वी से बाहर अगर किसी वस्तु को 11.2 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से फेंका जाए तो वह पृथ्वी पर वापस नहीं आ पाती है। नेक्स्ट है आवर्तकाल यानी टाइम पीरियड। एक कंपन या एक दोलन पूरा होने में लगे समय को आवर्तकाल कहते हैं। आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी, तो किसी दोलन या कंपन करने वाले पिंड द्वारा एक सेकंड में किए गए कंपनों की संख्या को आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी कहते हैं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है पृष्ठ तनाव के उदाहरण। अपमार्जक पृष्ठ तनाव के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। तेल की बूंद पानी पर तो फैल जाती है क्योंकि तेल का पृष्ठ तनाव पानी से जो है बहुत कम होता है। वर्षा जल की गिरती हुई बूंद की आकृति पृष्ठ तनाव के कारण ही गोल होती है, यानी जो वर्षा का जल होता है उसकी बूंदों के गोल होने का कारण है पृष्ठ तनाव। नेक्स्ट है केशिकत्व के उदाहरण। लालटेन में मिट्टी के तेल का बत्ती में ऊपर चढ़ना केशिकत्व के कारण ही संभव होता है। केशिकत्व की प्रक्रिया के द्वारा ही पेड़ पौधों की शाखाओं, तनों एवं पत्तियों तक जल और आवश्यक लवण पहुँचते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे दाब यानी प्रेशर। तो किसी सतह के इकाई क्षेत्रफल पर जो लंबवत लगने वाला बल है वह दाब यानी प्रेशर कहलाता है। और दाब का जो फॉर्मूला होता है वह होता है बल अपॉन क्षेत्रफल। तो P बराबर यानी प्रेशर बराबर F फोर्स अपॉन एरिया। दाब और क्षेत्रफल में व्युत्क्रम यानी इन्वर्स संबंध होने के कारण कम क्षेत्रफल वाली वस्तुएं अधिक दबाव डालती हैं। वायु दाब मापी पर बैरोमीटर भी कहते हैं, वायु दाब मापी को दोस्तों बैरोमीटर कहा जाता है और इसकी सहायता से मौसम का पूर्वानुमान लगाया जाता है। किसी स्थान के वायु दाब में शीघ्रता से कमी आना उस क्षेत्र में आंधी या तूफान आने का, तेज हवाएं चलने का संकेत देता है। इसी तरह हम नेक्स्ट देखेंगे तरंग को। विद्युत चुंबकीय तरंग। विद्युत चुंबकीय तरंग क्षेत्रों के कंपन से उत्पन्न होती है। ये तरंगे बिना किसी माध्यम की सहायता से या निर्वात में भी गमन कर सकती है और इसकी चाल प्रकाश की चाल के बराबर होती है। विद्युत चुंबकीय तरंगे अनुप्रस्थ तरंग यानी ट्रांसवर्स वेव्स होती है। विद्युत चुंबकीय तरंगों की दोस्तों जो अवधारणा है ये मैक्सवेल द्वारा प्रस्तुत की गई थी, ध्यान रखिएगा। दृश्य स्पेक्ट्रम। तो दृश्य स्पेक्ट्रम में लाल रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है तथा बैंगनी रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है। दिस क्वेश्चन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। नेक्स्ट देखेंगे हम ध्वनि यानी साउंड को। तो ध्वनि जो होती है दोस्तों ये यांत्रिक तरंग का एक प्रकार है। ध्वनि क्या होती है? ये यांत्रिक तरंगे होती है जिसका अनुभव हमें अपने कानों के द्वारा कर सकते हैं। ध्वनि तरंगे जो है ध्वनि तरंगे माध्यम की सहायता से चलती है और ये निर्वात से नहीं गुजर सकती। इसी तरह वायु में ध्वनि तरंगे जो है ये अनुदैर्घ्य प्रकृति की होती है। ध्वनि तरंगे 3 प्रकार की होती है, अपश्रव्य तरंगे, श्रव्य तरंगे तथा पराश्रव्य तरंगे। फर्स्ट हम देखेंगे अपश्रव्य तरंगे यानी इंफ्रासोनिक वेव्स। 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति वाली ध्वनि तरंगों को अपश्रव्य तरंग कहते हैं। अपश्रव्य तरंगों को मनुष्य के कान नहीं सुन सकते। दूसरी है श्रव्य तरंगे यानी ऑडिएबल वेव्स। 20 से लेकर 20,000 हर्ट्ज की आवृत्ति वाली तरंगों को श्रव्य तरंगे कहते हैं। मात्र श्रव्य तरंगों को ही मनुष्य के कान सुन सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे हम पराश्रव्य तरंगे। पराश्रव्य यानी अल्ट्रासोनिक वेव जो होती है ये 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति वाली तरंगों को पराश्रव्य तरंगे कहते हैं। पराश्रव्य तरंगों को मनुष्य के कान तो नहीं सुन सकते, लेकिन कुछ जानवर है जैसे चमगादड़, कुत्ता, बिल्ली आदि द्वारा आसानी से सुना जाता है। ठोस में ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है, ध्यान रखिएगा। ठोस में ध्वनि की जो चाल है ये सर्वाधिक या सबसे अधिक होती है,
जबकि द्रव्य में उससे कम होती है और गैस में सबसे कम होती है। नेक्स्ट हम देखेंगे विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर। वायु के अंदर होती है 346 मीटर सेकंड, ऑक्सीजन में होती है 316 मीटर सेकंड, समुद्री जल में होती है 1531 मीटर सेकंड, अशुद्ध जल में होती है 1498 मीटर पर सेकंड, एल्यूमिनियम में होती है 6420 मीटर पर सेकंड, निकल में होती है 6040 मीटर पर सेकंड और स्टील में होती है 5960 मीटर प्रति सेकंड। लोहे में ध्वनि की चाल होती है दोस्तों 5950 मीटर पर सेकंड, पीतल में होती है 4700 मीटर पर सेकंड। इसी तरह कांच में जो होती है यानी फ्लिंट में जो होती है 3980 मीटर पर सेकंड होती है। ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। नेक्स्ट है ऊष्मा तापमापन, मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर। तो तापमापन के 4 प्रमुख पैमाने प्रयुक्त किए जाते हैं, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन और र्यूमर। फर्स्ट हम देखेंगे सेल्सियस तथा केल्विन में संबंध। तो C बराबर यानी सेल्सियस बराबर होता है केल्विन माइनस 273 डिग्री और केल्विन बराबर क्या हो जाएगा, इसी तरह K को हम इधर ले आएंगे और C को इधर ले जाएंगे तो C प्लस 273 डिग्री। नेक्स्ट हम देखेंगे गलनांक यानी मेल्टिंग पॉइंट। तो ठोसों के गलने की क्रिया जो है जिस निश्चित ताप पर प्रारंभ होती है उस निश्चित ताप को ठोस का गलनांक यानी मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। क्वथनांक यानी बॉइलिंग पॉइंट। तो द्रव या तरल पदार्थ जिस ताप पर उबलने लगते हैं उस निश्चित ताप को उसका क्वथनांक कहते हैं। जैसे पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबलने लगता है, इसलिए इसका क्वथनांक जो होता है ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। संघनन, संघनन की क्रिया में पदार्थ वाष्प अवस्था से द्रव अवस्था में बदलता है तथा जिस निश्चित ताप पर यह क्रिया होती है उस निश्चित ताप को संघनन बिंदु यानी कंडेंसेशन पॉइंट भी कहते हैं। इसी तरह हम देखेंगे सब्लिमेशन यानी उदरूपातन। तो गर्म करने पर ठोस पदार्थों का सीधे वाष्प में और ठंडा करने पर वाष्प का सीधे ठोस में परिवर्तन जो है ये उदरूपातन कहलाता है। उदरूपातन करने वाले पदार्थ अमोनियम क्लोराइड, आयोडीन, कपूर, नेप्थेलीन इत्यादि। इसी तरह हम नेक्स्ट देखेंगे प्रकाश यानी लाइट को। प्रकाश क्या होता है, तो प्रकाश तरंग एक ऊर्जा है। प्रकाश एक तरंग भी है और प्रकाश क्या है, एक ऊर्जा भी है जिसके प्रभाव से हम वस्तुओं को देख पाते हैं। प्रकाश विद्युत चुंबकीय विकिरण के रूप में एक सीधी रेखा में गमन करता है। प्रकाश विद्युत प्रभाव को स्पष्ट करने के लिए प्रकाश के फोटोन सिद्धांत की व्याख्या प्रसिद्ध भौतिक वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन द्वारा की गई है। दोस्तों प्रकाश की चाल निर्वात में अधिकतम होती है और ये कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, जबकि अन्य पारदर्शी एवं सघन माध्यमों में जैसे जल तथा कांच में इससे कम होती है। प्रकाश के बैंगनी रंग की तरंग दैर्घ्य दृश्य प्रकाश के विभिन्न रंगों में सबसे कम होती है। अतः रेले नियम के कारण बैंगनी प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, लाल रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। आकाश का नीला रंग प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे अवतल दर्पण यानी कॉनकेव मिरर। तो अवतल दर्पण यानी गोलीय दर्पण यदि उत्तल भाग पर पॉलिश करके बनाया जाता है तो इसका अवतल भाग यानी धंसा हुआ तल जो होता है ये परावर्तक बन जाता है और ऐसा दर्पण क्या कहलाता है, अवतल दर्पण कहलाता है। दंत चिकित्सक, कान, नाक, गले के डॉक्टरों द्वारा अवतल दर्पण का उपयोग विशेष रूप से किया जाता है क्योंकि ये बहुत पास स्थित वस्तुओं का बड़ा प्रतिबिंब देता है। नेक्स्ट हम देखेंगे अवतल दर्पण से बने प्रतिबिंबों की विभिन्न स्थितियाँ। तो वस्तु की स्थिति देखते हैं पहले। तो वक्रता केंद्र पे प्रतिबिंब की स्थिति होगी वक्रता केंद्र पे और प्रतिबिंब की प्रकृति होगी उल्टा तथा वास्तविक और प्रतिबिंब का आकार होगा समान आकार। अनंत पर कैसा बनेगा,
फोकस पर बनता है अनंत पर, उल्टा तथा वास्तविक बनेगा और बिंदु के समान तथा अत्यधिक छोटा बनेगा। फोकस पर अगर वस्तु की स्थिति फोकस पर है तो जो प्रतिबिंब बनेगा वो अनंत पे बनेगा, उल्टा तथा वास्तविक बनेगा और बहुत बड़ा बनेगा। वक्रता केंद्र और अनंत के मध्य अगर वस्तु की स्थिति है तो फोकस और वक्रता केंद्र के मध्य बनेगा और उल्टा तथा वास्तविक बनेगा तथा छोटा बनेगा। ध्रुव और फोकस के मध्य अगर वस्तु की स्थिति है तो दर्पण के पीछे बनेगा प्रतिबिंब और सीधा और आभासी बनेगा, और जो प्रतिबिंब बनेगा वह बड़ा बनेगा। इसी तरह वक्रता केंद्र और फोकस के मध्य अगर वस्तु की स्थिति है तो वक्रता केंद्र और अनंत के मध्य बनेगा, उल्टा और वास्तविक बनेगा तथा जो आकार है वह बड़ा बनेगा। नेक्स्ट हम देखेंगे दोस्तों उत्तल दर्पण यानी कॉन्वेक्स मिरर। यदि गोलीय दर्पण में अवतल भाग पर पॉलिश कर दी जाए तो उत्तल भाग प्रकाश का परावर्तन करता है। ऐसे दर्पण को उत्तल दर्पण कहते हैं। उत्तल दर्पण का दृश्य क्षेत्र यानी फील्ड ऑफ व्यू जो होता है यह अधिक होने के कारण एवं इसके द्वारा प्रतिबिंब सीधा बनने के कारण इसका उपयोग साइड मिरर के रूप में वाहनों में किया जाता है। यानी जो बाइक्स में साइड मिरर होते हैं या कार्स में साइड मिरर होते हैं वह उत्तल दर्पण के बने होते हैं। नेक्स्ट है इंद्रधनुष। इंद्रधनुष सूर्य के प्रकाश के वायुमंडल में उपस्थित जल की सूक्ष्म बूंदों द्वारा विभिन्न तरंगों में विभक्त होने से बनता है। यानी इंद्रधनुष जो बनता है ये सूर्य प्रकाश के वायुमंडल में उपस्थित जल की जो सूक्ष्म बूंदें होती है उनके द्वारा विभिन्न रंगों में जो प्रकाश विभक्त होता है उसके कारण ये इंद्रधनुष बनता है। और इंद्रधनुष बनने का जो मेन कारण है वह कहलाता है वर्ण विक्षेपण। प्राथमिक तरंग, प्राथमिक रंग क्या होता है यानी प्राइमरी कलर्स, ऐसे 3 रंग जिन्हें मिलाने पर सफ़ेद रंग का प्रकाश उत्पन्न किया जा सके प्राथमिक रंग कहलाते हैं। और ये कौन कौन से हैं? लाल, हरा और नीला। वस्तु की स्थिति देख लेते हैं। अनंत पर यदि वस्तुओं को अनंत पर रखा जाए और प्रतिबिंब की स्थिति बनेगी फोकस पर दर्पण के पीछे की ओर, और प्रतिबिंब की प्रकृति होगी आभासी और सीधा, और आकार जो बनेगा ये अत्यधिक छोटा और बिंदु के समान बनेगा। इसी तरह ये उत्तल दर्पण की बात हो रही है, ध्यान रखिएगा। अनंत तथा ध्रुव के मध्य अगर वस्तु को रखा जाए तो फोकस तथा ध्रुव के मध्य बनेगा प्रतिबिंब। प्रतिबिंब की प्रकृति होगी आभासी तथा सीधा और दर्पण के पीछे की ओर, और जो प्रतिबिंब का आकार होगा वह छोटा होगा। नेक्स्ट हम देखेंगे दृष्टि दोष। दृष्टि दोष 2 प्रकार के होते हैं, निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तुएं स्पष्ट देख सकते हैं और दूर की वस्तुएं जो है ये स्पष्ट नहीं देख सकते। निदान हेतु यानी इसके लिए कौन सा लेंस का उपयोग किया जाता है? अवतल लेंस का। दूर दृष्टि रोग में क्या होता है? स्पष्ट नहीं देख सकते निकट की वस्तुओं को, और दूर की वस्तुओं को हम स्पष्ट देख सकते हैं, और इसके लिए उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। अगला हमारा पॉइंट है अबिंदुकत्वता यानी एस्टिग्मेटिज्म। तो अबिंदुकता क्या होता है? यह रोग कॉर्निया के पूरी तरह से गोला न होने के कारण होता है। इस रोग में क्षैतिज एवं ऊर्ध्वाधर रेखाएं एक साथ स्पष्ट नहीं दिखाई देती है। अबिंदुकता का निवारण दोस्तों बेलनाकार यानी सिलेंड्रिकल जो लेंस होता है उसकी सहायता से किया जाता है। ध्यान रखिएगा, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। रेडियो एक्टिव समस्थानिक। रेडियो एक्टिव समस्थानिक बनाने के लिए पदार्थ को नाभिकीय रिएक्टर में न्यूट्रॉनों द्वारा किरणित किया जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे रेडियो एक्टिव समस्थानिकों के उपयोग। कोबाल्ट 60 जो है दोस्तों ये एक रेडियो समस्थानिक है जो उच्च ऊर्जा की गामा किरणें उत्सर्जित करता है। इन किरणों का उपयोग कैंसर के इलाज में किया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे हम आयोडीन 131। आयोडीन 131 जो है ये एक रेडियो एक्टिव समस्थानिक है और इसका उपयोग थायराइड ग्रंथि के कैंसर के उपचार हेतु किया जाता है। नेक्स्ट है नाभिकीय विखंडन। भारी नाभिक का 2 या अधिक खंडों में विभक्त होकर ऊर्जा उत्पन्न करता है और ये क्रिया नाभिकीय विखंडन कहलाती है। परमाणु बम नाभिकीय विखंडन का एक उदाहरण है और इसमें अनियंत्रित विखंडन क्रिया होती है। नेक्स्ट है नाभिकीय संलयन। जब यह 2 या 2 से अधिक
नाभिक जो होते हैं ये संयुक्त होकर एक भारी नाभिक का निर्माण करते हैं या बनाते हैं तथा इसी प्रक्रिया में ऊर्जा विमुक्त करते हैं। तो ये क्रिया जो है ये नाभिकीय संलयन कहलाती है। सूर्य की प्रकाश और ऊर्जा ऊष्मा ऊर्जा का स्रोत जो है ये नाभिकीय संलयन ही है। हाइड्रोजन बम जो है दोस्तों ये भी नाभिकीय संलयन पर आधारित होता है, ध्यान रखिएगा। अब देखेंगे हम विश्व के विभिन्न देशों के कुछ भौतिकविदों के प्रमुख योगदान। तो फर्स्ट है R.A. मिलिकॉन। तो R.A. मिलिकॉन ने इलेक्ट्रॉन आवेश की ताप का या तो आविष्कार जो किया था। अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने परमाणु का नाभिक निर्देश बताया था। नील्स बोर ने हाइड्रोजन परमाणु का क्वांटम निर्देश दिया था। चंद्रशेखर वेंकट रमन ने दोस्तों अणुओं द्वारा प्रकाश का अप्रत्यास्थ प्रकीर्णन बताया था। लुइस विक्टर डी ब्रोगली ने दोस्तों द्रव्य की तरंग प्रकृति की खोज की थी। मेघनाथ साहा ने ऊष्मीय आयनन की खोज की थी। नेक्स्ट है सत्येंद्र नाथ बोस। इन्होंने क्वांटम यांत्रिकी की खोज की। वोल्फगैंग पाउली ने अपवर्जन का नियम दिया था। एनरिको फर्मी नियंत्रित नाभिकीय विखंडन का आविष्कार किया। होमी जहांगीर भाभा ने कॉस्मिक विकिरण का सोपानी प्रक्रम दिया था। एस चंद्रशेखर ने चंद्रशेखर सीमा तारों की संरचना तथा विकास बताया था। जॉन बार्डिन ने ट्रांजिस्टर तथा अतिचालकता का सिद्धांत दिया था। गैलीलियो गैलीली। तो गैलीलियो गैलीली ने दोस्तों अभी हमने पढ़ा था जड़त्व का नियम जो है वो बताया था। क्रिश्चियन हाइगेंस ने प्रकाश का तरंग सिद्धांत दिया था। आइजैक न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम और साथ ही गति के नियम जो है वह भी आइजैक न्यूटन ने दिए थे। और परावर्ती जो दूरदर्शक है उसकी खोज भी आइजैक न्यूटन ने की थी। माइकल फेराडे ने विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम दिया था। जेम्स क्लर्क मैक्सवेल ने विद्युत चुंबकीय विकिरण सिद्धांत और साथ ही प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग बताया था। नेक्स्ट है हेनरिक रुडोल्फ हर्ट्ज ने दोस्तों विद्युत चुंबकीय तरंग बताया था। इसी तरह जगदीश चंद्र बोस ने अति लघु रेडियो तरंग, बेतार संदेश और कैस्कोग्राफ की खोज की। मैरी स्केलोडोस्का जो थी यानी मैरी जो क्यूरी थी, इन्होंने रेडियम तथा पोलिनियम की खोज की। प्राकृतिक रेडियो एक्टिव का अध्ययन किया था। अल्बर्ट आइंस्टीन ने दोस्तों प्रकाश वैद्युत नियम और साथ ही सापेक्षता का सिद्धांत दिया था। विक्टर फ्रांसिस हैस ने दोस्तों कॉस्मिक किरणों के बारे में बताया था या खोज की थी। नेक्स्ट हम देखेंगे विज्ञान की प्रमुख शाखाएं। तो एकोस्टिक जो है ये ध्वनि से संबंधित अध्ययन को कहा जाता है। एंथ्रोपोलॉजी में दोस्तों मानव विकास का अध्ययन किया जाता है। एस्ट्रोनॉमी में खगोलीय पिंडों का अध्ययन किया जाता है। और हिप्नोलॉजी में नींद का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। एस्ट्रोफिजिक्स में दोस्तों आकाशीय पिंडों के भौतिक एवं रासायनिक गुणों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है एग्रोस्टोलॉजी में घासों का अध्ययन किया जाता है। ऑर्थोलॉजी में हड्डियों के जोड़ों का अध्ययन किया जाता है। और बायोमेट्री में गणितीय विधियों का जीव विज्ञान में अनुप्रयोग किया जाता है। कार्डियोलॉजी में हृदय तथा उससे संबंधित रोगों का अध्ययन किया जाता है। सिरामिक्स में दोस्तों मिट्टी के बर्तन बनाने की कला और इससे संबंधित विज्ञान आता है। कॉस्मोलॉजी में दोस्तों ब्रह्मांड की उत्पत्ति एवं विकास का अध्ययन। क्रोमेटोलॉजी में विभिन्न रंगों का अध्ययन। क्रायोजेनिक्स में अति निम्न ताप के विभिन्न अनुप्रयोगों का अध्ययन। साइटोलॉजी में जैव कोशिकाओं की संरचना एवं कार्य प्रणाली का अध्ययन। क्रिप्टोग्राफी में संचार सुरक्षा से संबंधित क्षेत्र का अध्ययन किया जाता है। डेमोग्राफी में दोस्तों मनुष्य की जनांकीय स्थिति का अध्ययन किया जाता है। और एम्ब्रियोलॉजी में भ्रूण विकास का अध्ययन किया जाता है। इकोलॉजी में पेड़ पौधे जंतुओं के वातावरण के साथ अंतर संबंधों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है यूजेनिक्स में दोस्तों वांछित अनुवांशिक गुणों की अभिवृद्धि हेतु नियंत्रित जनन के द्वारा जनसंख्या में सुधार का अध्ययन यूजेनिक्स में आता है। एंटोमोलॉजी में दोस्तों कीटों की विभिन्न प्रजातियों का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है।
जेनेटिक्स का संबंध है वंशानुगत गुणों के अध्ययन से, जबकि जीनियोलॉजी का संबंध है दोस्तों वंशावली या वंश परंपरा के अध्ययन से, और हेमेटोलॉजी का रक्त एवं संबंध रोगों के अध्ययन से। हिपेटोलॉजी, इसमें यकृत, पित्ताशय एवं अग्नाशय तथा उसके विकारों का अध्ययन किया जाता है। हिस्टोलॉजी में दोस्तों ऊतकों की रचना का अध्ययन किया जाता है, और हेरपेटोलॉजी में सरीसृप तथा उभयचरों का अध्ययन किया जाता है। हाइड्रोपोनिक्स में दोस्तों बिना मिट्टी के जल में पौधों को उगाने की जो कला है उसका अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है हाइड्रोपैथी। हाइड्रोपैथी में जल के प्रयोगों से रोगों के उपचार का अध्ययन किया जाता है। हाइड्रोथेरेपी में जल से रोगों के उपचार की तकनीक के बारे में, और होलोग्राफी में लेजर के माध्यम से त्रिआयामी यानी 3D फोटोग्राफी की कला। लेपिडाप्टेरोलॉजी जो है इसमें तितलियों एवं कीट पतंगों का अध्ययन होता है। मीटियोरोलॉजी में दोस्तों वायुमंडलीय प्रक्रियाओं एवं मौसम का अध्ययन किया जाता है, और मॉर्फोलॉजी में प्राणियों एवं पौधों की आकृति एवं बनावट का अध्ययन किया जाता है। माइकोलॉजी में कवकों यानी फंगी जो है उसका अध्ययन किया जाता है, और न्यूमिस्मेटिक्स में सिक्कों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है न्यूमेरोलॉजी। न्यूमेरोलॉजी में दोस्तों अंक ज्योतिष विज्ञान का, निमेटोलॉजी में गोलक्रमी का अध्ययन, नेफ्रोलॉजी में गुर्दा एवं वक्र का अध्ययन, न्यूरोलॉजी में मस्तिष्क, स्नायु तंत्र तथा इनके रोगों का अध्ययन, ओडोंटोलॉजी में दांतों की संरचना एवं रोगों का अध्ययन, पैथोलॉजी में दोस्तों रोगों के कारणों एवं प्रभावों का अध्ययन, साइकियाट्री में दोस्तों मानसिक रोगों तथा इसके निदान का अध्ययन होता है, पीडियाट्रिक्स में दोस्तों बच्चों तथा इससे संबंध बीमारियों का अध्ययन, न्यूमिस्मेटिक्स में वायु तथा गैसों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी में दोस्तों औषधियों तथा उसके प्रयोग एवं प्रभाव का अध्ययन, फ्रेनोलॉजी में खोपड़ी का अध्ययन यानी सिर का जो अध्ययन होता है वह फ्रेनोलॉजी में किया जाता है, पोमोलॉजी में फलों एवं उसके उत्पादन का अध्ययन, पेडोलॉजी में मिट्टी का अध्ययन, फिलोलॉजी में भाषा विज्ञान का अध्ययन, पेट्रोलॉजी में चट्टानों की उत्पत्ति का अध्ययन, पोसोलॉजी में औषधि की मात्रा के प्रयोग का अध्ययन, फोनेटिक्स में स्वर की ध्वनियों एवं उसके उच्चारण का अध्ययन किया जाता है। प्लाज्मोलॉजी में दोस्तों जीव जंतुओं की सूक्ष्म संरचना जैसे कोशिका आदि का सूक्ष्मदर्शी से जो अध्ययन किया जाता है वह प्लाज्मोलॉजी में किया जाता है। सेरोलॉजी में ब्लड सीरम एवं अन्य शारीरिक द्रव्यों का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। सोरोलॉजी में छिपकलियों का अध्ययन किया जाता है, और टैक्सोलॉजी में जीवों के वर्गीकरण का अध्ययन किया जाता है। गायनेकोलॉजी में स्त्री रोगों का अध्ययन, और जियोलॉजी में पृथ्वी की आंतरिक संरचना एवं अवस्थाओं का अध्ययन किया जाता है। तो ये कई बार एग्जाम में इनमें से 1 से 2 पूछे जाते हैं, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। इसी के साथ हमारा भौतिक विज्ञान कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम रसायन विज्ञान को देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।